बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, इन रब्बानी उर्दू 8वीं जमात की आपकी किताब है। आज हम करने जा रहे हैं सफ़ा नंबर 51 यानी 50 और 1 मिलकर जो बनता है उस पर तफहीम दी हुई है दुनिया से मुताल्लिक़। ये एक नज़्म है और इससे मुताल्लिक़ कुछ सवाल व जवाब हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कॉमेंट कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मैं पढ़ती जाती हूँ, मेरे पीछे पीछे आप दोहराते जाइए। ये जितना खल्क में अब जा बजा तमाशा है, जो गौर की तो ये सब एक का तमाशा है। न जानो कम इसे यारो बड़ा तमाशा है, जिधर को देखो उधर एक नया तमाशा है। गर्ज में क्या कहूँ दुनिया भी क्या तमाशा है। तमाशा यानी एक अजीब चीज़ जो आपके सामने रोनुमा हुई हो, उसको कहा जाता है। खल्क यानी मखलूक, जितनी भी आपको मखलूक नज़र आ रही है दुनिया में, ये सब क्या है, हर जगह तमाशा ही तमाशा है। और जब इनकी तरफ देखा तो पता चला कि ये सब एक का तमाशा है। एक यानी दुनिया का तमाशा है। इसे कम नहीं समझो, ये बहुत बड़ा तमाशा है, क्योंकि जिधर देखोगे एक नया तमाशा है। मैं क्या कहूँ दुनिया भी एक तमाशा है। जिन्हों के कान नहीं दूर की वो सुनते हैं, जो कान वाले हैं बैठे वो सर को धुनते हैं। धुएं बरसते हैं और अब्र तिनके चुनते हैं, कबाब भूनते हैं और कबाबी भूनते हैं। गर्ज मैं क्या कहूँ दुनिया भी क्या तमाशा है। इस शेर में बच्चों शायर कहना चाह रहे हैं कि जिनके कान नहीं दूर की वो सुनते हैं और जो कान वाले हैं बैठे वो सर को धुनते हैं। तो यहाँ पर उनकी मुराद ये है कि जो लोग कुछ कर नहीं सकते वो दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी करते हैं, और जो लोग कुछ कर सकते हैं, जो साहिब इक़्तिदार हैं या जिनके पास कोई असर व रसूख है, वो बैठे रहते हैं, वो किसी की मदद नहीं करना चाहते। यानी दोनों ही तरफ इफ़रात और तफरीत है कि जिनके हाथ में कुछ नहीं है वो दूसरों के मामलात में बेजा दखल अंदाजी कर रहे हैं, और जो दूसरों के लिए कुछ भलाई कर सकते हैं वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। धुएं बरसते हैं और अब्र तिनके चुनते हैं। बच्चों बारिश आसमान से बरसती है, यानी बादलों से बारिश बरसती है। अब अगर आप सोचिए वहाँ से धुआं बरसना शुरू हो जाए और अब्र तिनके चुनते हैं और बारिश जो है वो तिनके चुनना शुरू हो जाए। बारिश का काम तिनके चुनना तो नहीं, बारिश का काम तो बरसना है ना। तो कबाब भूनते हैं और कबाबी भूनते हैं, तो फिर क्या होता है कि मेरिट का कत्ले आम होता है, यानी इल्म और फ़नून का कत्ले आम होता है। यानी वहाँ पर उस जगह पर जहाँ पर वो लोग के जिनके पास इल्म है और या जिनके पास फ़नून है, यानी वो किसी भी चीज़ में महारत रखते हैं, उनको पीछे कर दिया जाए, और वो लोग जो जाहिल हैं उनको आगे सीटों पर बिठा दिया जाए या बड़े बड़े ओहदों पर फाइज कर दिया जाए, तो वहाँ पर माशरे के अंदर कितना बिगाड़ पैदा हो सकता है, ये आप अपने आँखों से अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं। उसके बाद शायर बयान फरमाते हैं, खिले हैं आँख के फूल और गुलाब झड़ते हैं, बनोले पकते हैं अंगूर अम्ब सड़ते हैं। यानी आँख के जो फूल है, ये एक फूल होता है बच्चों, उसकी बात करें, इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन हर जगह आँख के फूल जो है वो खिले हुए हैं और गुलाब झड़ गए हैं। ठीक है, बनूले पकते हैं, यानी रुई के जो पौधा जिसमें से रुई निकलती है जिससे कपड़ा बनाया जाता है, वो हर जगह पकी हुई है। और अंगूर अम्ब सड़ते हैं, यानी कि जिसके अंदर मिठास है, जो अल्लाह ताला ने फल बनाए हुए हैं, वो सड़ रहे हैं, यानी उनको खाने वाले लोग नहीं हैं। यानी लोगों को जो है सजने संवरने का, अपने इर्द गिर्द को खूबसूरत बनाने का बहुत शौक़ है, लेकिन वो जो कुदरती अल्लाह ताला ने हमें हर तरफ हरियाली और ये सब चीज़ें दी थी, अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हमें खाने पीने के लिए दी थी, उससे हम दूर भाग रहे हैं। सखी करीम पड़े एड़ियाँ रगड़ते हैं, बखील मोतियों को मौसलों से छड़ते हैं। ये जो मौसलों से छड़ना है ना, इसका मतलब ये होता है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा कसरत से हो जाना, यानी किसी चीज़ को कूटना शुरू कर देना। मौसलों से छड़ते हैं यानी बखील के पास इतना ज़्यादा हो गया, यानी कंजूस अपने पास चीज़ें रख कर बैठे हुए हैं और वो इतना ज़्यादा फरावानी में है कि वो मोतियों को भी कूट रहे हैं। यानी उनके लिए मोती भी इतना कम वक़्त हो गए कि वो मोतियों को भी कूट रहे हैं, उनके पास इतनी ज़्यादा कसरत हो गई। और जो सखी और करीम है, बांटने वाले लोग हैं, वो एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, यानी वो बहुत ही कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यानी बिल्कुल उलट फेर हो गया है। चरिंद जितने हैं पर झाड़ झाड़ उड़ते हैं, परिंद गिरते हैं और बोटी झाड़ उड़ते हैं। पड़ी हैं बस्तियाँ वीरां उजाड़ उड़ते हैं, अटल हो बैठे हैं रोड़े पहाड़ उड़ते हैं। यानी सब कुछ उलट फेर हो गया है बच्चों, कि बस्तियां वीरान हो गई हैं और जहाँ पर उजाड़ था, जहाँ पर सब कुछ वीरान हो गया था,
وہ جو ہے وہاں پر چہل پہل ہو گئی ہے. اٹل ہو بیٹھے ہیں روڑے پہاڑ اڑتے ہیں، یعنی جو مضبوط تھے وہ کمزور پڑ گئے ہیں، اور جو کمزور تھے وہ بہت زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں. غرض میں کیا کہوں دنیا بھی کیا تماشا ہے. عزیز تھے سو ہوئے چشم میں سبھوں کی حقیر، حقیر تھے سو ہوئے سب میں صاحب توقیر. یعنی جن کو عزت ملنی چاہیے تھی، عزیز کا مطلب یعنی کہ جو صاحب عزت لوگ تھے وہ سبھی کی چشم میں، چشم کا مطلب آنکھوں میں، سبھی کی نظروں میں حقیر ہو گئے. یعنی کہ وہ لوگ جو باعزت لوگ تھے، جو لوگ معاشرے میں اچھے سمجھے جاتے تھے، جن کے اندر شرافت تھی، وہ لوگ کم روپیہ پیسہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں حقیر ہو گئے. اور جو در حقیقت حقیر تھے، یعنی کہ جن کے پاس نہ کوئی علم اور فنون کا بیک گراؤنڈ تھا، نہ شرافت تھی، وہ بہت زیادہ باعزت ہو گئے صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس 4 پیسے آ گئے. عجب طرح کی ہوائیں ہیں اور عجب تاثیر، اچھمبے خلق کے کیا کیا بیاں کروں میں نظیر. غرض میں کیا کہوں دنیا بھی کیا تماشا ہے. یہ نظیر جو ہے انہوں نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے شاعر نے. یہاں پر ہماری نظم ختم ہوتی ہے. اب ہم بڑھتے ہیں مشق کی طرف. سب سے پہلے ہم سے پوچھا ہے اس نظم کا مرکزی خیال بیان کر دیجئے. تو بچوں اس نظم میں شاعر نے دنیا کی ایک تلخ حقیقت بیان کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں معاشرے کی بے حسی اور لالچ کی تصویر کشی کی ہے. دنیا کا وہ نقشہ پیش کیا ہے جو در پردہ حقیقت سے بہت قریب لیکن بہت بھیانک رخ ہے. اس کے بعد آخری بند کی تشریح کرنی ہے بچوں. تو آخری شعر میں نذیر اکبر آبادی بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو باعزت تھے مگر سفید پوش تھے، یعنی کہ کم روپیے پیسے والے تھے، اپنی غربت کی وجہ سے معاشرے میں رسوا ہو گئے، اور کم ظرف اور کمینے لوگ اپنے مال و دولت کی وجہ سے سر پر بٹھائے گئے. سب نے بس روپیہ پیسہ کو قبلہ بنا لیا اور شرافت ختم ہو گئی. ٹھیک ہے بچوں، تو ہم نے یہی ابھی پہلے آپ کو بتایا بھی تھا، وہی آپ یہاں پر بیان کر دیں گے. اس کے بعد آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے ہم قافیہ الفاظ لکھنے. تو میں نے یہ آپ کے پاس تمام جو ہم قافیہ الفاظ تھے وہ لکھ دیے ہیں. آپ اس کو اپنے اشعار میں سے دیکھ کر بھی لکھ سکتے ہیں. اور اس نظم میں دنیا کی کون کون سی خامیاں بیان کی گئی ہیں. تو بچوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں ہر طرف فریب، لالچ، دھوکے بازی، دکھاوا، جاہلوں کا راج، ظلم، سنگ دلی، بے رحمی کا دور دورہ ہے. یہی آپ کو یہاں پر اس نظم میں بیان کیا گیا ہے. اب آ جائیے اگلے صفحے پر، صفحہ نمبر 53 پر. یہاں پر کچھ متضاد الفاظ آپ کو تلاش کر کے لکھنے ہیں نظم میں سے. تو میں نے کچھ جمع کر دیے ہیں: پکتے سڑتے، گرتے اڑتے، سخی بخیل، بستیاں ویراں، چرند پرند. چرند کہتے ہیں چرنے والے جانوروں کو، اور پرند کہتے ہیں اڑنے والے جانوروں کو. عزیز حقیر. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو کچھ الفاظ کے معانی لکھنے ہیں. خلق کہتے ہیں مخلوق کو، چھپٹ لپک یعنی چھپٹنا لپکنا. آک ایک پھلیدار پودا ہے جو جانوروں کے چارے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بچوں. بنولے کہتے ہیں روئی کے پودے کو. بخیل کنجوس کو کہتے ہیں، اور اچھمبا کوئی عجیب سی بات کا ہو جانا. اس کے بعد چند الفاظ کے آپ کو جملے بنانے ہیں. تو یہاں پر دیکھ لیجئے میں نے کچھ جملے آپ کے لیے بنا دیے ہیں. شاد کہتے ہیں آباد رہنے کو. میری دعا ہے تم ہمیشہ شاد رہو. تاثیر اثر پیدا ہو جانا. استاد صاحب کی باتوں میں کافی تاثیر ہے. توقیر وقار عزت. اللہ آپ کی توقیر میں اضافہ فرمائے. تماشا، یہ دنیا محض ایک تماشا ہے. عزیز عزت والا، ہمارے عزیز ساتھی ہم سے جدا ہو گئے. یہاں پر ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے بچوں. امید کرتی ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی. اچھی لگے تو لائک شیئر کامنٹ ضرور کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.